Now we are going to start new chapter. Chapter's name is ITF. It is inverse trigonometric functions. ठीक है. And this is fifth phase of trigonometry. There are 5 phases of trigonometry. One is compound angles, जो शुरू में कर चुके हैं. Trigonometric equations, solution of triangle, height and distance सिर्फ JEE मेन में आता है, वो भी 10th लेवल का. And this is fifth phase ITF inverse trigonometric functions. Very interesting chapter. थोड़ा सा confusing है और थोड़ा सा इसमें दिमाग मैनिपुलेशंस काफ़ी हैं इस चैप्टर में. तो इस चैप्टर में अपने को कंडीशंस का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन जनरल अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वर्टिबल हैं, तो आप कहोगे नहीं है. क्यों? बिकॉज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस. अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो वो 1/1 यानी कि बाइजेक्टिव नहीं हो सकता. तो इन्हें इन्वर्टिबल बनाने के लिए डोमेन पे कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं. उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग विद इन दोज कंडीशंस ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ये इन्वर्टिबल बनते हैं. जैसे साइन एक्स की अगर हम बात करें तो साइन एक्स 1/1 कब होगा? साइन एक्स 1/1 तभी हो सकता है अगर हम डोमेन को फिक्स कर दें. कहाँ से कहाँ के बीच में फिक्स कर दें? या तो -π/2 से π/2, या π/2 से 3π/2, या 3π/2 से 5π/2. इन सभी इंटरवल्स में अगर इन्हें कैद कर दिया जाए, मतलब फिक्स कर दिया, अगर ये सभी इंटरवल्स में से कोई एक इंटरवल डोमेन बना दिया जाए तो फंक्शन 1/1 हो जाएगा. अब रेंज मतलब को डोमेन को अगर -1 to 1 कर दिया जाए तो फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा. तो जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनाए गए हैं वो अंडर सम सर्कमस्टांसेस या फिर अंडर सम कंडीशंस ही डिफाइंड हैं. इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है. इज इट क्लियर? अब देखें, सबसे पहले हम करते हैं साइन इन्वर्स की अगर हम बात करें, साइन इन्वर्स एक्स, इसे हम आर्क ऑफ साइन एक्स भी कहते हैं. मैं आपको ये बता दूं कि फंक्शन कब इन्वर्टिबल होगा कब नहीं होगा, ये हम पिछले चैप्टर यानी कि फंक्शंस में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग विद डेफिनेशन और ग्राफ ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स एक्स. आपको ये बात मैं बता चुका हूँ कि अंडर सम सर्कमस्टांसेस साइन कैन बी इन्वर्टिबल. यानी कि अगर साइन का मैं डोमेन फिक्स कर दूं -π/2 से π/2 या फिर π/2 से 3π/2 तो ये इन्वर्टिबल बन जाएगा. लेकिन हम जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन करते हैं तो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रिंसिपल ब्रांच में डिफाइन करते हैं. और प्रिंसिपल ब्रांच मैं आपको बता दूं, प्रिंसिपल ब्रांच का मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल ब्रांच का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी ब्रांच जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी हर वैल्यू अटेन कर रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक हर वैल्यू अटेन कर रहा है एंड न्यूमेरिकली लीस्ट हो वो ब्रांच. फॉर एग्जाम्पल साइन की अगर बात करें हम तो साइन अपनी हर वैल्यू फ्रॉम -1 to 1, -π/2 से π/2 में अटेन कर रहा है. हम ये भी बोल सकते हैं कि एक तो साइन, tan एंड कोसेक, इन तीनों की प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो रहेगी -π/2 से π/2, या फिर क्योंकि tan डिफाइंड नहीं है -π/2 और π/2 पर, या फिर -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0. यानी कि इन तीनों की जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो ऑलमोस्ट सेट -π/2 to π/2 है. ऐसे ही बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि cos x, sec x एंड cot x, इनकी प्रिंसिपल ब्रांच 0 to π, ठीक है, 0 to π एक्सेप्ट π/2, ओपन 0 to π है. इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं वो प्रिंसिपल ब्रांच में डिफाइन किए गए हैं. वैसे साइन इन्वर्स इज ऑल्सो डिफाइंड इफ डोमेन इज
if domain is -1 to 1 and range is π/2 to 3π/2। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन के ग्राफ की अगर हम बात करें तो साइन का ग्राफ ये था, और अगर हम π/2 से 3π/2 में इसके ग्राफ की बात करते हैं तो इस इंटरवल में भी ये 1 1 है, और हम ऑन टू बना सकते हैं अगर हम कोडोमेन पे कंडीशन लगा दें, कोडोमेन जो सेट है उसे वही लिखें जो इसकी रेंज है, तो ये 1 1 ऑन टू बनाया जा सकता है इस इंटरवल में भी। लेकिन हम जो डिफाइन करेंगे वो सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच में डिफाइन करेंगे, तो स्टार्ट हम सीधा यहीं से करते हैं। साइन इनवर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले तो इसका डोमेन इसका होगा -1 to 1। आपको एक बात बड़े अच्छे से ध्यान रखनी है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो रेंज थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन होगा, लेकिन जो उसका डोमेन था वो इसकी रेंज नहीं होगी। इसकी रेंज क्या होगी आपको बताते हैं, इसकी रेंज होगी -π/2 से π/2। इस बात का ये मतलब हुआ कि अगर हम -π/2 से π/2 के बीच में साइन x को डिफाइन करते हैं तो उसका जो इन्वर्स आएगा वो साइन इन्वर्स x कहलाएगा। तो अगर हम बनाना चाहते हैं साइन इन्वर्स x का ग्राफ, तो इसे बनाने के लिए पहले हमें साइन x का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो साइन x का ग्राफ पहले देखते हैं। साइन x अगर है तो उसकी रेंज -1 से 1 के बीच में रहेगी, और ठीक है, ये दिस इज -π/2, दिस इज +π/2। साइन की बात अगर हम करें तो आपको मैं बता दूं, ये हमेशा इस लाइन के नीचे ही बनता है, this is graph for y equals to sin x। लेकिन अपने को जो ग्राफ बनाना है वो sin x का नहीं, इसके इन्वर्स का बनाना है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज दिस पॉइंट, आप खट से बताएंगे दिस इज π/2, 1। व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस इज -π/2, -1। अगर इसके इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स का मतलब क्या होता है, इन्वर्स का मतलब होता है इमेज इन y इक्वल्स टू एक्स। तो इस पॉइंट की इमेज y इक्वल्स टू एक्स में क्या होगी, इस पॉइंट की इमेज y इक्वल्स टू एक्स में होगी 1, π/2, एंड इस पॉइंट की इमेज होगी -1, -π/2। बोलो सही है। अब देखो ये अपने पास आ गया। अगर आप इमेज बनाना चाह रहे हैं तो इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज कैसी दिखेगी, इसकी इमेज ऐसी दिखेगी, ठीक है, और इसकी इमेज ऐसी। यानी कि दिस इज ग्राफ, थोड़ा सा गोलाई इसकी ला दें, अच्छा लगे थोड़ा। दिस इज ग्राफ, ये जो डार्क वाला ग्राफ जो मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है, दिस ग्राफ इज y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। बनाने का तरीका क्या है, साइन x का मैंने पहले ग्राफ बनाया, उसके जो बाउंड्रीज थे उनकी इमेज y इक्वल्स टू x में ली, फिर उन्हें मिलाने के लिए जो नेचर ग्राफ का इस साइड है वही सेम नेचर ग्राफ का इस साइड भी फॉलो करवा दिया। एंड दिस इज द वे टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। अब इस ग्राफ को देखकर आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, नंबर 1, बिकॉज दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, यानी कि साइन इनवर्स इज ऑड फंक्शन। नंबर 2, लगातार बढ़ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नंबर 3, ये कॉन्केव अप है। कॉन्केव अप अगर टेक्निकली चेक करना है तो डबल डेरिवेटिव से हम चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने साइन एक्स का ग्राफ को उठाया
और उससे ग्राफ बनाया, तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इफ फ्रॉम 0 to 1 it is concave up and from -1 to 0 it is concave down. नंबर 4 ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन यहीं पर मैं बता देता हूँ. इफ दिस इज ऑड फंक्शन साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स. ध्यान रखना आप लोग, ऑड फंक्शन है तो ऐसे ही होगा. इंक्रीजिंग है ये. एक चीज़ और मैं आपको साथ साथ याद करवा देता हूँ, बाद में तो याद करना ही है, वो है इसका डेरिवेटिव 1/√1 ये बात मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि इट इज़ कॉन्केव अप, इट इज़ कॉन्केव अप कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 के बीच में, एंड इट इज़ कॉन्केव डाउन कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर 0 के बीच में. सही है. और एक चीज़ जो हमें बाद में तो याद करनी ही है, वो है इसका डेरिवेटिव. इसके डेरिवेटिव की अगर हम बात करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1/√1 - x². x पे कंडीशन -1 से 1 ओपन. ऑड है इसलिए साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमें नज़र आ रहा है. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि इनइक्वालिटी रिटेन रहेगी जब हम साइन इनवर्स कहीं भी अप्लाई करेंगे किसी भी इनइक्वालिटी में. ठीक है. कॉन्केव अप है ये, कॉन्केव डाउन इस इंटरवल में है, ये है. बाकी हाँ, पीरियोडिक नहीं है ये. दिस फंक्शन इज अपीरियोडिक. क्यों? क्योंकि रिपीट कहीं कर ही नहीं रहा है, तो अपीरियोडिक ही होगा. तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है साइन इनवर्स की. नेक्स्ट फंक्शन इज सेकंड इज y = cos इनवर्स x. सबसे पहले cos की प्रिंसिपल ब्रांच क्या थी? cos की प्रिंसिपल ब्रांच थी 0 to π. क्यों? क्योंकि 0 to π में ये अपनी सभी वैल्यूज़ अटेन करता है, यानी कि cos इनवर्स की जो रेंज होगी वो 0 से π होगी. एंड डोमेन वही सेम आपको बताया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डोमेन वही होगा जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज होगी, लेकिन इनवर्स का की रेंज जो होगी वो प्रिंसिपल ब्रांच होगी, और cos की प्रिंसिपल ब्रांच 0 to π है. सही है. इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, इट इज़ आर्क cos x. अगली इंपॉर्टेंट बात, इसका ग्राफ. इसका अगर ग्राफ बनाना है तो आप देखो, इसके ग्राफ के लिए भी हम हेल्प लेंगे किसकी? cos के ग्राफ की. cos के ग्राफ की अगर हम बात करें 0 से π के बीच में, अगर cos के ग्राफ की हम बात करते हैं तो 0 से π के बीच में cos का ग्राफ क्या था? 0 पर इसकी वैल्यू थी 1. ठीक है. π/2 पर 0 एंड π पर इसकी वैल्यू थी -1, और इसका जो नेचर था वो ऐसा था कुछ, ये ऐसे आया था और ऐसे चला गया, और यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया. हम लोग ग्राफ सिर्फ 0 से π में, और ये किसका ग्राफ है? इनवर्स का नहीं. इनवर्स का भी मैं बनाऊंगा ग्राफ. ये ग्राफ है cos x का. इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए इमेज आपको बनानी है किसकी? इसकी. किसमें? y = x में. इमेज के लिए मैं आपको बता दूं, सभी पॉइंट्स आपको मार्क करने होंगे. दिस इज द पॉइंट π, -1, दिस इज पॉइंट π/2, 0, एंड दिस पॉइंट इज 0, 1. अब देखो इसका इमेज क्या होगा? इसका इमेज होगा 1, 0. π/2, 0 का इमेज क्या होगा? 0, π/2, 0, π/2. एंड π, -1 का इमेज क्या होगा? π, -1 का इमेज क्या होगा? π, -1 का इमेज क्या होगा? इट इज -1, π. -1, π. अब आपको इमेज बनाना है. देखो इसका इमेज ये, इस सेक्शन का इमेज ये, इस सेक्शन का इमेज ये, यानी कि ये तो पूरा ऐसे आ गया. और इसका इमेज का मतलब आप जानते हो ना, मिरर के सामने खड़े होते हो, शाहरुख खान थोड़ा ना सामने नजर आता है, खुद की शक्ल नजर आती है. खुद का मतलब जैसा ये दिखेगा
एज इट इज वैसा ही आपको नजर आएगा। तो दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है जो साइन इनवर्स में हम लोगों ने देखी थी। कौन कौन सी है? नंबर 1, ऑड या इवन। ऑड का मतलब सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, इवन का मतलब सिमेट्रिक इन y एक्सिस, मतलब सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस पॉइंट के अबाउट ये सिमेट्रिक ज़रूर है। इस बात का ये मतलब हुआ कि neither even nor odd। शॉर्ट में मैं इसे नाम दूंगा क्या? नैनो। सही है। अब बट सिमेट्रिक अबाउट 0,π/2। अब यहां पर cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा? ये होगा पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ऐसा क्यों? बिकॉज cos इनवर्स माइनस एक्स, इफ एक्स इज पॉजिटिव देन द cos इनवर्स माइनस एक्स मस्ट बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट। चलो ठीक है, ये हम अच्छे से बाद में समझेंगे भी, लेकिन अभी आप ध्यान रखना कि cos इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स ही होगा। नंबर 2, अपीरियोडिक तो है ही। इन इंटरवल 0 to 1 कॉन्केव डाउन एंड -1 से 0 कॉन्केव अप। नंबर 3, अपीरियोडिक, वो तो होगा ही। नंबर 4, डेरिवेटिव और अपीरियोडिक सिमेट्रिक हो गया। कॉन्केव हाँ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नंबर 5, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नंबर 5, इसके डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो इसका डेरिवेटिव वही सेम जो साइन का था, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है साइन और इसके डेरिवेटिव में, नेगेटिव साइन का। यहां अब आपको कुछ और बातें भी समझनी हैं। जैसे अगर हम कैलकुलेट करते थे साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो साफ पता चल रहा है अपने को कि नेगेटिव साइन को बाहर फेंकेंगे, साइन इनवर्स माइनस हाफ जो है वो माइनस साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा π/6। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉस इनवर्स माइनस हाफ की, तो हम कॉस इनवर्स माइनस हाफ में माइनस को बाहर नहीं ले जा सकते, बिकॉज कॉस इनवर्स फंक्शन इज नॉट ऑड फंक्शन। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसे ऐसे सोचो कि कॉस इनवर्स की अगर बात हो रही है, कॉस इनवर्स नेगेटिव, वैसे भी कॉस इनवर्स की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि कॉस इनवर्स की रेंज 0 to π है, तो इसकी वैल्यू होगी तो पॉजिटिव। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज वैल्यू ऑफ एंगल। इट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ एंगल। हमेशा जब भी ITF आता है दिमाग में ये रखो कि दिस इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ एंगल। तो आपको ये सोचना है कि कॉस इनवर्स माइनस हाफ कॉस कब देगा, और वो भी इस इंटरवल में। कॉस इनवर्स की वैल्यू मतलब किस एंगल पर कॉस वैल्यू माइनस हाफ देगा। बोलो सही है। तो कॉस इनवर्स माइनस हाफ हम कहेंगे नेगेटिव, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, यानी कि इस क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/3 2 π/3। आप इसी चीज को ऐसे भी सोच सकते हो, अगर आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसे थीटा मान लो। ठीक है, इसे थीटा मान लिया तो ये आ गया cos थीटा। और ध्यान रखना, बिकॉज दिस इज वैल्यू ऑफ cos इनवर्स, अगर ये cos इनवर्स की वैल्यू है तो थीटा पे कंडीशन होगी कि थीटा इज फ्रॉम 0 to π। अब आप बताओ ये क्या आ गया, cos थीटा इज माइनस हाफ। तो आप बताओ थीटा की वैल्यू 0 से π में क्या होगी कि cos थीटा माइनस हाफ आ जाए। ऑब्वियसली पाई माइनस π/3
2 pi by 3. I think this method is better. बाकी तो आप लोग ये बात ध्यान रखना कि इफ़ अ फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट 0, pi by 3 या फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनकी प्रिंसिपल ब्रांच 0 to pi है, उन सभी में नेगेटिव साइन बाहर निकालने के लिए जैसे ये पाई माइनस आएगा, क्या आएगा? पाई माइनस आएगा, कॉस इनवर्स पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 एंड कॉस इनवर्स √3/2 दिस इज वैल्यू ऑफ एंगल। तो ये एंगल कौन सा है? ये एंगल है π/6। इज इट क्लियर? अब आप लोगों को डाउट ये होगा कि सर ने ये तो समझा दिया कि माइनस साइन बाहर निकालने के लिए पाई माइनस आएगा, लेकिन ये चीज़ आई कहाँ से? इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है? देखिए यही दिक्कत है ना। बाकी हम लोगों ने डायरेक्ट भी समझ लिया, ऐसे भी समझ लिया कि थीटा पे कंडीशन लगाई, वैसे भी समझ लिया, और कैसे अपने को अप्लाई करना है वो बात भी हम लोगों ने सीख ली। लेकिन ये चीज़ आई कहाँ से? प्रॉब्लम ये है। ये मैं आपको पहले प्रूव कर देता हूँ, फिर मैं अगला ग्राफ बनाता हूँ। एक बार आप ये चीज़ कॉपी कर लें। कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स माइनस थीटा इज पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। वो सभी जिनकी प्रिंसिपल ब्रांच 0 to pi है, उन सभी में नेगेटिव को बाहर निकालने का ये तरीका है। हाउ? समझें आप? ITF का फंडा है। ITF का मतलब वैल्यू ऑफ एंगल। अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो आप स्टार्ट ऐसे करोगे कि लेट इट बी इक्वल्स टू x। एक काम करो, बिकॉज थीटा इज यूजुअली यूज्ड फॉर एंगल, यहां मैं x यूज कर रहा हूं सिर्फ कंफर्ट के लिए, बाकी थीटा भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस इनवर्स x हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। कॉस इनवर्स x को मैंने मान लिया थीटा, बिकॉज दिस इज वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स। तो थीटा पर कंडीशन है कि थीटा 0 से पाई के बीच में ही होना चाहिए। अब अपने को क्या फाइंड करना है? ये फाइंड करना है, ठीक है। माइनस एक्स की वैल्यू आ गई कॉस थीटा, ठीक है, माइनस एक्स की वैल्यू आ गई कॉस थीटा। मुझे ये बताओ, क्या x को मैं माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ? एंड अगेन, क्या x को कॉस पाई माइनस थीटा लिखा जा सकता है? बोलो सही है? यस, लिखा जा सकता है। अब मुझे बताओ, व्हाट इज कॉस इनवर्स x? इट इज पाई माइनस थीटा। एंड व्हाट वाज थीटा? थीटा क्या चीज थी? थीटा क्या चीज थी? ये चीज यहां पुट करो, तो क्या आ जाएगा आपके पास? देखो, तो इन तीनों के लिए आप ध्यान रखना, आप इस चीज का भी ध्यान रखना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में दो फैमिलीज हैं। एक वो फैमिली जिसकी प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 to π/2 है, एक वो फैमिली जिसकी प्रिंसिपल ब्रांच 0 to pi है। जिसकी प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 to π/2 है, वो ओड फैमिली है, मतलब उसमें माइनस साइन जो है वो सीधा बाहर है। लेकिन जिसकी प्रिंसिपल ब्रांच 0 to pi है, वो नैनो फैमिली है। उसमें माइनस बाहर लाने के लिए हमें पाई माइनस इनवर्स, सही है। तो ये ग्राफ के साथ ये बात भी आप नोट कर लें यहीं पर। अगला जो अपना फंक्शन है वो है tan इनवर्स। डोमेन जो tan की रेंज थी, रेंज जो tan की प्रिंसिपल ब्रांच थी, बट नॉट डिफाइंड एट π/2 एंड -π/2। सही है। तो ये अपने पास सिचुएशन है। यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि कई बार, वैसे तो मैंने आपको इमेज वाला कॉन्सेप्ट बता दिया है कि हाउ टू ड्रॉ ग्राफ
by using concept that inverse and function and inverse are always mirror image of each other in y equals to x. वो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट कई बार यूज़ किया जाता है, वही कॉन्सेप्ट जो बचपन में हम लोगों ने यूज़ किया था कि पॉइंट्स मार्क कर लीजिए। देखो जैसे अगर x 0 है तो y tan इनवर्स 0 0, अगर x 1 है तो y tan इनवर्स 1, किस एंगल पर ये 1 होगा π/4। अगर x इन्फिनिटी है तो इसे हम बोलते हैं अप्रोचेस टू π/2। क्यों? क्योंकि किस एंगल पर tan इन्फिनिटी होता है, दैट इज़ π/2। अब π/2 को क्रॉस तो हम कर नहीं सकते, तो ये π/2 से जस्ट छोटा होगा, ऐसे लिख दो बेशक। ऐसे ही नेगेटिव साइड में क्योंकि ये ऑड फंक्शन है तो tan इनवर्स -1 जो होगा वो -π/4 ही होगा। सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी के लिए अप्रोच करेगा -π/2 प्लस। तो ये अपने पास सिचुएशंस हैं। अब यहाँ पर रेंज मतलब हम π/2 क्रॉस नहीं कर सकते, हम -π/2 क्रॉस नहीं कर सकते। -π/2 से लेकर π/2 yx। अब देखो 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0, जब x 1 होगा तो y π/4, और जब x इन्फिनिटी होगा तो π/2 से थोड़ा कम। This is also a wonderful idea, wonderful method to draw graph of ITF, graph of inverse trigonometric functions. इसे देखकर भी आप सारी प्रॉपर्टीज देख सकते हो। Strictly increasing, number 2, aperiodic, number 3, x greater than 0 implies concave up, and for x less than 0 it is concave down. Number 4, strictly increasing, हाँ this is odd function, odd है यानी कि tan इनवर्स -x की वैल्यू माइनस tan इनवर्स x होगी। नंबर 5, डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो डेरिवेटिव इसका ये है। बोलो सही है? तो ऐसे मार्क कर करके, पॉइंट्स मार्क करके भी आप ग्राफ बना सकते हैं। इज इट क्लियर? डन। नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है कोट इनवर्स x का। y इक्वल्स टू कोट इनवर्स x। डोमेन जो कोट की रेंज थी, लेकिन रेंज इसकी प्रिंसिपल ब्रांच ओपन 0 to π। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि कोट इनवर्स जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। इस बात से कई चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ सिग्नम ऑफ कोट इनवर्स x, तो कोट इनवर्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ज़ीरो भी नहीं हो सकता, बिकॉज ज़ीरो इज़ इन ओपन इंटरवल। तो इस बात का ये मतलब हुआ कि इसका सिग्नम हमेशा 1 होगा। ऐसे कई चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, लेकिन आप ध्यान रखना कोट इनवर्स का की जो रेंज है वो 0 to π है। ठीक है। इसके ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो मेथड तो एक तो वही है। कौन सा मेथड? आप इमेज ले लो, इमेज ले लोगे तो आपको दिखेगा। बाकी एक और चीज़ जो मैंने आपको समझाई थी कि आप टेबल बनाकर भी इसका ग्राफ बना सकते हो। टेबल बनाकर कैसे? सबसे पहले आप देखें x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऑल रियल्स। तो स्टार्ट करते हैं 0 से। अगर x 0 है तो किस एंगल पर कोट 0 होगा? इट इज़ π/2, 1, π/4, इन्फिनिटी, 0 प्लस। बिकॉज किस एंगल पर कोट इन्फिनिटी को अप्रोच करता है? इट इज़ 0। इसके बाद -1। नाउ दिस इज फैमिली, नैनो फैमिली। नैनो फैमिली मीन्स वी आर नाउ इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि एंगल मस्ट बी π - π/4। क्योंकि कोट इनवर्स -1 अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो नैनो फैमिली के अकॉर्डिंग पाई के साथ ये आएगा
pi minus pi by 4. This is 3 pi by 4. Similarly, माइनस इन्फिनिटी को जब ये अप्रोच करेगा तो दिस इज पाई. तो अब इसका ग्राफ अगर आप बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आप एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लें. एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लें कि इसकी रेंज पाई तक है और पाई को टच भी नहीं करेगा. इनफैक्ट पाई बाय 2 पे ये 0 है, पाई बाय 4 पे ये 1 है. मतलब 1 पे ये पाई बाय 4 है. यानी कि ग्राफ जो जाएगा जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी तो ग्राफ पाई के पास होगा. जब x की वैल्यू 0 होगी तो पाई बाय 2. जब x की वैल्यू 1 होगी तो पाई बाय 4. जब x की वैल्यू -1 होगी तो इट इज़ 3 पाई बाय 4. एंड ऑब्वियसली इन्फिनिटी पे y की वैल्यू 0 है. इन्हें हम लोग ज्वाइन करते हैं तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. इस ग्राफ को देखकर कई चीज़ें समझ में आती हैं. नंबर 1, दिस इज नैनो फैमिली, नाइदर इवन नॉर ऑड. ठीक है, दिस इज नैनो फैमिली. नंबर 2, रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज तो दिख रही है हमें, पीरियोडिक नहीं है. कोई भी ITF पीरियोडिक नहीं होगा. नंबर 3, इसके बाद अगर हम, ठीक है यहाँ तक तो सही है. इसके बाद हम क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करते हैं. 0 to पाई नैनो है, यानी कि नाइदर इवन नॉर ऑड बट सिमेट्रिक अबाउट 0, पाई बाय 2. अपीरियोडिक है, ऑड इवन कुछ नहीं है, और कॉन्केव अप. कहाँ पे कॉन्केव अप है? जब x ग्रेटर देन 0 है. कॉन्केव डाउन, कहाँ डाउन है? जब x लेस देन 0 है. नंबर 4, डेरिवेटिव इसका वही होगा जो tan इनवर्स का था, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड इट इज़ ऑलवेज डिफरेंशिएबल. और क्या क्या चीज़ें देखते थे हम? पीरियोडिक, अपीरियोडिक, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग. इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसकी. मतलब जितने भी टी रेशोज़ हैं, ITF हैं, उन सब की ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ये आपको दिमाग में रखनी है हमेशा. सही है. नेक्स्ट जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है y इक्वल्स टू सेकेंट इनवर्स x, यानी कि आर्क ऑफ सेक x. डोमेन की अगर हम बात करें तो जो सेकेंड की रेंज थी तो हम डोमेन में ऐसे बोल सकते हैं कि -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी. डोमेन को हम ऐसे भी याद रखते हैं कि mod of x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. रेंज की अगर हम बात करें जो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच इसकी 0 to पाई है, लेकिन पाई बाय 2 पर ये नॉट डिफाइंड है, यानी कि पाई बाय 2 पर हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट आएगा. ठीक है. डोमेन जो सेकेंड की रेंज थी एंड रेंज जो सेकेंड की प्रिंसिपल ब्रांच है. शुरू में ही बता दिया था प्रिंसिपल ब्रांच क्या है इसकी. अब इसके ग्राफ की अगर हम बात करते हैं,
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन, रेंज एंड ग्राफ्स हम लोगों ने पढ़ लिए। अब इन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो डोमेन जिसमें हमें फाइंड करना होगा, रेंज फाइंड करनी होगी, या फिर ग्राफ की हेल्प से नंबर ऑफ सॉल्यूशन सॉर्ट ऑफ इस टाइप के क्वेश्चंस अब हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले डोमेन से स्टार्ट करते हैं, बड़े एलिमेंट्री से क्वेश्चंस पहले उठाते हैं ताकि हमें डोमेन रेंज याद हो जाए। लेकिन उससे पहले कि मैं ये क्वेश्चंस आपको करना शुरू करवाऊँ, आप रिकॉल कर लें सभी डोमेन रेंज, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सभी के डोमेन रेंज आपको ध्यान में रखने हैं इससे पहले कि हम क्वेश्चंस स्टार्ट करें। इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो देखो। क्वेश्चन ये है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स GIF ऑफ x। दिस इज GIF। सही। देखो, हमें डोमेन फाइंड करना है इसका, तो इसके लिए हमें साइन इनवर्स का डोमेन याद होना चाहिए। डोमेन के लिए आप लोग खास ध्यान रखें इस बात का कि अगर डोमेन फाइंड करना है अगर डोमेन फाइंड करना है तो डोमेन के लिए आपको साइन इनवर्स का डोमेन याद होना चाहिए। अब डोमेन का मतलब क्या हुआ? डोमेन का मतलब सबसे पहले तो इसकी कंडीशन देखनी है, फिर इसकी भी कंडीशन देखनी है। इसकी कंडीशन ये है कि साइन इनवर्स के अंदर जो भी होगा उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि GIF ऑफ x लाइज बिटवीन -1 to 1। अब GIF ऑफ x अगर -1 से 1 के बीच में है तो देखो, x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन -1 है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन -1 है तो x क्या हो सकता है? x हो सकता है -0.1, -0.2, -0. मतलब नेगेटिव साइड में x की वैल्यू -1 के नीचे नहीं जा सकती। अगर x की वैल्यू -1 के नीचे चली गई तो GIF उसे सीधा -2 कर देगा। मतलब ये हुआ कि अगर GIF की वैल्यू -1 या उससे बड़ी है तो x की वैल्यू हर हालत में
सॉरी, ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ y इक्वल्स टू cot इनवर्स log 4/5 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 एंड y इक्वल्स टू cot इनवर्स log 5/4 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं, इसलिए फोर्थ क्वेश्चन में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो ये log की प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने पढ़ी भी हुई है। log का बेस अगर 1 से कम है तो log डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करते हुए इनइक्वालिटी चेंज होती है, आपको ध्यान होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले तो डोमेन की बात करते हैं। कॉट इनवर्स कहता है कॉट इनवर्स का डोमेन ऑल रियल है, यानी कि कॉट इनवर्स के अंदर कुछ भी हो उसे कोई टेंशन नहीं, log को टेंशन है। 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 ये ज़ीरो या ये ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। तो अब देखो, एक क्वाड्रेटिक हमें चेक करना है, ये ज़ीरो से बड़ा कब होगा। सबसे पहले चेक करो क्या इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, नहीं बन रहे। इसके बाद इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, डिस्क्रिमिनेंट्स इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, it is 64 minus 80 which is negative. This implies 5x square minus 8x plus 4 greater than 0 for all x belongs to R. क्यों? Because A is positive, D is negative, and A positive, D negative is necessary and sufficient condition for which quadratic is always positive. Is it clear? यानी कि what is domain? Domain is x belongs to R. अब बात करते हैं हम रेंज की। रेंज का बड़ा शानदार तरीका जो हम लोगों ने फंक्शंस में पढ़ा था वो ये है कि जो वेरिएबल सेक्शन है आप वहाँ से स्टार्ट करें। वेरिएबल सेक्शन की रेंज कहाँ से कहाँ के बीच में है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस डी। डी हम कैलकुलेट कर चुके हैं इसका। व्हाट इज डी? डी इज 16। तो इसकी रेंज क्या है? माइनस डी यानी कि अपॉन 4a, 4 इंटू 5, ठीक है, से लेकर इन्फिनिटी तक। अब हमें इसे पकड़ के फंक्शन क्रिएट करना है। इसे पकड़ के फंक्शन क्रिएट करना है तो हमें log अप्लाई करना होगा। अब देखो log का बेस क्या है? 1 से कम या ज़्यादा? 1 से कम। अगर log का बेस 1 से कम है तो इस बात का ये मतलब हुआ कि दोनों ओर log अप्लाई करने पर इनइक्वालिटी रिटेन नहीं रहेगी। log का बेस अगर 1 से कम है तो log अप्लाई करने पर इनइक्वालिटी रिटेन नहीं रहती। इनफैक्ट इन जनरल आप एक चीज़ ध्यान रखो, अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वालिटी में अप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी रिटेन रहेगी, डिक्रीजिंग अप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी रिटेन नहीं रहेगी। log का बेस अगर 1 से कम है तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता है। तो अप्लाई log log अगर हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। अगर हम log अप्लाई करेंगे तो log का बेस 1 से कम है, यानी कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये 4/5 एंड बेस इज 4/5, इनइक्वालिटी चेंज log 5x स्क्वायर 4/5 माइनस 8x प्लस 4 एंड log infinity to the base 4/5. Now this value is 1, ठीक है, this value is 1 and ये आ जाएगा आपके पास log 4/5 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 and this value is 0. Now again एक बार फिर हमें log अप्लाई करना होगा, log नहीं, now apply cot inverse. Cot inverse is decreasing function. अगर cot inverse decreasing function है तो again this sign will be changed.
ठीक है। cot inverse 1, what is cot inverse 1? cot inverse 1 is pi by 4. This is function, and cot inverse 0 is pi by 2. This is range of the function. This is range of the function. Is it clear? अब सेकंड जो क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है, उसमें जब आप log अप्लाई करोगे यहाँ पर, तो बेस 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी रिटेन रहेगी, चेंज नहीं होगी। उसके बाद कॉट इनवर्स अप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज होगी, बिकॉज कॉट इनवर्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। बार बार एक बात बोल रहा हूँ, डिक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वालिटी में अप्लाई करने पर इनइक्वालिटी रिटेन नहीं रहेगी, चेंज होगी। इंक्रीजिंग वाले केस में इनइक्वालिटी रिटेन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वेरी गुड क्वेश्चन। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ fx इक्वल्स टू tan inverse root gif of x gif of minus x plus root 2 minus plus 1 by x square। इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। वंडरफुल क्वेश्चन। इससे पहले कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें, आपको याद करवा दें कि इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज़ थी। इट इज़ 0 इफ़ x इज़ एन इंटीजर, -1 इफ़ x इज़ -1 इफ़ x इज़ नॉट एन इंटीजर। ये आपको फंक्शंस में याद करवाया था, बल्कि GIF में मैंने कहा था दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू लर्न। ऑलराइट, अब इसके डोमेन की बात हम कर रहे हैं, इसके डोमेन की बात कर रहे हैं। डोमेन की पहले बात करेंगे तो डोमेन में यहाँ पर हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, तीनों का अलग अलग डोमेन चेक करना होगा। tan इनवर्स को एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है डोमेन में, tan इनवर्स का डोमेन ऑल रियल है, लेकिन अंदर रूट को प्रॉब्लम है। रूट कहता है कि मेरे अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो 0 से बड़ा या बराबर हो, पर इसकी वैल्यू तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी वैल्यू तो या 0 है या -1 है, दो ही तो वैल्यूज़ हैं इसकी। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सी वैल्यू यहाँ वैलिड होगी। ऑब्वियस सी बात है, ओनली पॉसिबल इफ दिस इज 0। ये तभी पॉसिबल है जब ये 0 होगा, क्योंकि अगर ये 0 नहीं है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव के लिए नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इस बात का ये मतलब हुआ कि x मस्ट बी एन इंटीजर। अगर 0 वाली वैल्यू कंसिडर करते हैं तो x की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। सेकंड फंक्शन ये 2 माइनस ये 0 से बड़ा या बराबर हो, यानी कि x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में रहेगी, x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में रहेगी। सही, इसका डोमेन x बस 0 ना हो, बाकी कुछ भी हो जाए। इन तीनों का इसे D1 का नाम दिया, इसे D2, इसे D3। अगर हम इन तीनों का इंटरसेक्शन देखते हैं, अगर हम तीनों का इंटरसेक्शन देखते हैं तो वी हैव ओनली दीज वैल्यूज इन -2, -1, 1 and 2, यानी कि देयर आर ओनली 4 एलिमेंट्स इन द डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन तो हो गया सेटिंग। रेंज के लिए आप लोगों को बताया गया है, कई बार मैं डिस्कस भी करता हूँ ये बात, फंक्शंस में खूब ये बात बताई है आप लोगों को कि रेंज के लिए सबसे पहले डोमेन पे नज़र मारें आप। अगर डोमेन में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो रेंज डायरेक्ट फाइंड करें सेट ऑफ इमेजेस। सेट ऑफ इमेजेस कैसे, मतलब रेंज यानी कि y, सेट ऑफ इमेजेस का मतलब f of -2, f of -1, f of 1 एंड f of 2। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज पूछी जाती है तो हमें लगता है यार 4 एलिमेंट्स हैं डोमेन में तो रेंज में भी 4 होंगे, और पहली ऑप्शन भी 4 होती है।
तो इस बात का आप ध्यान रखना कि रेंज, अगर डोमेन में 4 एलिमेंट्स हैं तो रेंज में 4 या 4 से कम एलिमेंट्स ही होंगे। तो हम चेक करते हैं कि रेंज में कितने एलिमेंट हैं, क्योंकि कई बार 2 डिफरेंट एलिमेंट्स की जो इमेज है वो सेम आ जाती है। जैसे f(-2) की अगर हम बात करें तो ये तो हमेशा 0 ही होगा, 0, ये 0 एंड ये 1/4। एंड f(2) की बात करें 0, 0, 1/4, यानी कि इन दोनों की सेम इमेज है, दैट इज 1/4। -1 की बात करें, -1 की बात करें तो ये तो 0 ही होगा, ये 1 यानी कि 2। 1 की बात करें तो वो भी 2, यानी कि रेंज में इसके सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं। वो सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेरी गुड क्वेश्चन, स्टार लगा रहा हूं, वेरी गुड क्वेश्चन। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ y equals to 1/ln cot inverse x। डोमेन एंड रेंज ऑफ y equals to 1/ln cot inverse x। देखें, सबसे पहले बात करते हैं हम डोमेन की। ट्राई कर रहे हो आप लोग? ट्राई करो, पॉज करके। डोमेन की बात करेंगे, कंडीशंस लगाएंगे। रूट की कंडीशन, इसके अंदर जो भी होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी है। ln की कंडीशन, cot इनवर्स x 0 से बड़ा होना चाहिए। एक बात मेरी ध्यान रखना, अगर बाउंडेड फंक्शन पे कभी कंडीशन लगे तो जैसे यहाँ पर कंडीशन लगी 0 से बड़ा होना चाहिए, तो आप एक और कंडीशन, क्योंकि ये बाउंडेड फंक्शन है तो एक और कंडीशन लगानी होगी आपको कि ये पाई से छोटा भी है। तो बाउंडेड फंक्शन में ध्यान रखना, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों लगानी ज़रूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे आप लोग। तो cot इनवर्स x 0 से बड़ा, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आया cot इनवर्स x, बिकॉज log बेस e कन्वर्ट किया e⁻0 दिस। इन दोनों के इंटरसेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर cot इनवर्स कह रहा है तो कि मैं तो 1 से बड़ा हूँ, यहाँ cot इनवर्स कह रहा है मैं तो 0 से बड़ा हूँ। तो बताओ कौन सी चीज़ कॉमन है? कॉमन सिर्फ एक चीज़ है, वो है cot इनवर्स 1 0 से बड़ा, क्योंकि cot इनवर्स x 1 से बड़ा। क्योंकि cot इनवर्स एक बाउंडेड फंक्शन है तो दूसरी कंडीशन लगानी ज़रूरी है। बाउंडेड फंक्शन है तो दूसरी कंडीशन लगानी ज़रूरी है कि cot इनवर्स x पाई से छोटा होगा एंड 1 से बड़ा होगा। नाउ अप्लाई cot बोथ साइड्स, क्योंकि cot इनवर्स हटाना है, cot अप्लाई करना होगा। और ध्यान रखना, cot की बात हम सिर्फ उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में करेंगे। क्यों? क्योंकि cot इनवर्स सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच में डिफाइंड है, और अगर इनवर्स फंक्शन डिक्रीजिंग है तो फंक्शन भी हर हालत में डिक्रीजिंग होगा। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका इन्वर्स भी हर हालत में उस इंटरवल में इंक्रीजिंग ही होगा। अब इस केस में देखो, कोरस्पॉन्डिंग इंटरवल में, इस केस में आपको cot अप्लाई करना है। cot अप्लाई करना है क्योंकि cot इनवर्स अपनी प्रिंसिपल ब्रांच में, cot इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब cot भी अपनी प्रिंसिपल ब्रांच में डिक्रीजिंग ही होगा। यानी कि cot अप्लाई करते हुए इनइक्वालिटी रिटेन नहीं, चेंज होगी। पॉइंट टू बी नोटेड। cot pi, what is cot pi? It is -infinity, it is x, it is cot 1 and this is डोमेन। और cot 1 π/4 नहीं होता, वो cot इनवर्स 1 होता है π/4। तो दिस इज डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। रेंज के लिए आपको बताया हुआ है कि यदि वेरिएबल सेक्शन की रेंज आपके पास है, जो कि है 2 से पकड़ के फंक्शन क्रिएट करो। वेरिएबल सेक्शन कौन सा है? ये
कॉट इनवर्स एक्स। ये कहाँ से कहाँ के बीच में है? 1 से पाई के बीच में। इसे पकड़ के क्या क्रिएट करो? फंक्शन। फंक्शन क्रिएट करना चाहते हो तो कॉट इनवर्स तक तो हम पहुंच चुके हैं। कॉट इनवर्स में और कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि दोनों कंडीशन से हमारे पास जो फाइनल कंडीशन आई है वो कॉट इनवर्स एक्स 1 to पाई ही आई है। इज इट क्लियर? आगे बढ़े? पक्का? चलो, कॉट इनवर्स एक्स 1 से पाई के बीच में, सही। कॉट इनवर्स एक्स 1 से पाई के बीच में। अगर कॉट इनवर्स एक्स 1 से पाई के बीच में है और हमें फंक्शन बनाना है तो हमें लॉग अप्लाई करना होगा। लॉग भी बेस ई का बेस ई, यानी कि बेस इज ग्रेटर देन 1। बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी रिटेन रहेगी। पॉइंट टू बी नोटेड। अब क्या करना होगा अपने को? स्क्वायर रूट लगाना होगा। व्हाट इज ln1? 0। 0 का स्क्वायर रूट 0। स्क्वायर रूट लगाने पर सिर्फ एक चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है कि तीनों टर्म्स पॉजिटिव होनी चाहिए, वो हैं, या 0 मतलब ग्रेटर देन इक्वल 0 होनी चाहिए, वो हैं, तो आप रूट लगा सकते हो। बोलो सही है? इसके बाद हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए। 0 का रेसिप्रोकल आप ध्यान रखना, 1/0 माइनस का रेसिप्रोकल माइनस इन्फिनिटी, 1/0 प्लस का रेसिप्रोकल प्लस इन्फिनिटी। ये 0 प्लस है बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 0। अगर लेस देन 0 होता तो 0 का रेसिप्रोकल माइनस इन्फिनिटी होता। तो ये इन्फिनिटी रेसिप्रोकल लेने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। दिस इज रेंज। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड वैल्यूज ऑफ y इक्वल्स टू साइन ऑफ cos इनवर्स 3/5। नंबर 2, y इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 3। नंबर 3, y इक्वल्स टू साइन ऑफ हाफ cos इनवर्स 1/9। इन तीनों को मैं एक साथ इसलिए लिखता हूं क्योंकि तीनों को एक बात मैं तुम्हें बताऊंगा, उसका ध्यान रखना आप लोग, तो कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आपका अटकेगा नहीं। इसमें सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो ITF होते हैं, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है या जो इन्वर्स वाला एक्सप्रेशन होता है, वो एक एंगल है, उसे थीटा मानकर चलो, ठीक है। जैसे इस केस में लेट cos इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू थीटा। इस बात का मतलब ये हुआ, थीटा पर कंडीशन लग गई, cos इनवर्स के अंदर पॉजिटिव है, यानी कि थीटा हर हालत में 0 से लेकर π/2 के बीच में दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो 3/5 की वैल्यू आ गई cos थीटा। ट्रायंगल यहाँ बनाया, ये थीटा, ये 3, ये 5 यानी कि 4, यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास वो आ जाएगी 4/5, यानी कि थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू साइन इनवर्स 4/5, ठीक है। अब आप क्या करोगे, y की वैल्यू साइन ऑफ साइन इनवर्स 4/5। दिस इज इक्वल्स टू, ये दोनों हटा सकते हो आप यहाँ पर क्योंकि मोनोटोनिक फंक्शन है, 4/5। दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 4/5। अगली इंपॉर्टेंट बात, यहाँ भी स्टार्ट वैसे ही करेंगे। आप एक बात का ध्यान रखें, अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट इंटीजर है तो इसे थीटा माने, 2 को इंक्लूड करके थीटा मत माने। और अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोफिशिएंट फ्रैक्शन है तो पूरे को थीटा माने। हेल्प मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी इससे, नहीं तो अटक जाओगे तुम। मैंने क्या कहा, अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोफिशिएंट इंटीजर है तो इंटीजर को हटाकर जो बचा है उसे थीटा माने, और अगर
फ्रैक्शन है तो इस पूरे को थीटा माने, हेल्प मिलेगी, चीज़ें ईजिली सोल्व होंगी। जैसे इसे थीटा माना, इसे थीटा माना, सही है। यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए y इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, ठीक है, y इक्वल्स टू साइन 2 थीटा चाहिए हमें, ठीक है। अब देखो इसे हम ये भी लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, यानी कि हमें 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस ये चीज़ हमें चाहिए, बोलो सही है। अगर हमें ये चीज़ चाहिए तो y की वैल्यू कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ 3, तो y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 10, 3 अपॉन 5, खत्म। साइन 2 थीटा, ये tan थीटा की वैल्यू थी। इस केस में हमें क्या चाहिए, y इक्वल्स टू साइन थीटा। दिख रहा है साइन थीटा पॉजिटिव होगा, बिल्कुल दिख रहा है, क्यों, कॉस इनवर्स 1/9 यानी कि पॉजिटिव। इस बात का मतलब हुआ कि थीटा 0 से पाई बाय 2 के बीच में ही होगा, क्योंकि कॉस इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव होता है तभी हम सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं, बताया था ये ग्राफ्स के टाइम पे। y इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है, ये अपने को चाहिए, जबकि हमें ये पता है कि कॉस इनवर्स 1/9 इज 2 थीटा एंड 1/9 इज कॉस 2 थीटा। अब आप ही बताओ, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो कॉस 2 थीटा को कन्वर्ट करे, यस है, कॉस 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस 1/9, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 8/9, दिस implies sin theta is 4/9, this implies sin theta is 2/3, reject negative because of this। तो हमें फाइंड क्या करना था, साइन थीटा, क्या आ गया वो 2/3। एंड दीज 3 क्वेश्चंस आर वंडरफुल क्वेश्चंस, हर चीज़ इनमें कवर हो रही है। आपको ध्यान रखना है, जो बात मैंने बताई है आपको वो एकदम माइंड में रखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है बड़ा आसान क्वेश्चन, स्मार्ट क्वेश्चन। इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2, फाइंड वैल्यू ऑफ x पावर 2014, find value of x power 2015, y power 2016 प्लस z पावर 2017। सोचो, टाइम दो इसे, डोमेन रेंज अच्छे से याद हो तो खट से हो जाएगा। सोच लिया, पॉज देकर 1 मिनट ट्राई कर लिया, यस, आगे बढ़ो। साइन इनवर्स की रेंज -π/2 टू π/2, यानी कि ये वैल्यू π/2 से बड़ी हो ही नहीं सकती, ये वैल्यू π/2 से बड़ी हो ही नहीं सकती, ये वैल्यू π/2 से बड़ी हो ही नहीं सकती, यानी कि तीनों की जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वो π/2 ही है। और ये 3π/2 तभी हो सकता है व्हेन ईच वन अटेन π/2। ऐसा नहीं हो सकता कि एक π/2 से कम वैल्यू अटेन करे, क्योंकि अगर किसी एक ने π/2 से कम वैल्यू अटेन की तो दूसरे को π/2 से ज़्यादा वैल्यू अटेन करनी पड़ेगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए देयर इज़ ओनली वन पॉसिबिलिटी, only one possibility, क्या है, that is sin inverse x sin inverse y is π/2, तीनों π/2 के बराबर होने चाहिए। तो इस बात का ये मतलब हुआ कि x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 1 एंड दिस वैल्यू इज x पावर 2015 प्लस y पावर 2016 प्लस z पावर 2017 इज 3। देखें, इसे स्मार्ट क्वेश्चन था, देखने में लगता है यार इतनी बड़ी पावर्स कैसे फाइंड करेंगे, लेकिन दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इफ समेशन I from 1 to n
cos xi इज इक्वल्स टू n पाई, ठीक है, फाइंड समेशन I फ्रॉम 1 to n xi। वही सेम कॉन्सेप्ट है इसमें भी। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा, ओह दिस इज cos इनवर्स, दिस इज cos इनवर्स। ये क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स x1 प्लस cos इनवर्स x2 प्लस cos इनवर्स x3 and so on cos inverse xn is n pi। वही सेम कॉन्सेप्ट, ये पाई को एक्सीड नहीं कर सकता कोई भी पाई को एक्सीड नहीं कर सकता, लेकिन राइट साइड पे तो n पाई है, तो वो तो तभी पॉसिबल होगा ना, ओनली पॉसिबल इफ cos inverse x1 equals to cos inverse x2 equals to cos inverse xn, each one is pi। हर एक अगर पाई के बराबर है, अगर cos inverse x1 पाई के बराबर है तो x1 की वैल्यू cos पाई, दिस implies x1 is equals to -1। अगर x1 -1 के बराबर है तो x1 इक्वल्स टू x2 एंड सो ऑन xn, ये सब किसके बराबर हो जाएंगे, -1 के बराबर हो जाएंगे। सभी -1 के बराबर हो जाएंगे तो वैल्यू समेशन I फ्रॉम 1 to n xi, सभी 1 के बराबर हैं तो दिस इज -1 के बराबर है, तो दिस मस्ट बी -1। डन, सही। क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 3-4 क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। साइन इनवर्स, साइन 7 पाई बाय 6, फाइंड वैल्यूज। सेकंड is sin inverse sin 35 pi by 6। Third is cos inverse cos 5 pi by 4, and fourth sin inverse sin 3 pi by 4। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। देखो, भावनाएं ये कहती हैं, मतलब अपने को ये लगता है यार साइन इनवर्स साइन काट दो, खत्म। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये वैल्यू किसकी फाइंड कर रहे हो आप, साइन इनवर्स। अगर साइन इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो दिस मस्ट बी इन द इंटरवल -π/2 to π/2, जो कि नहीं है, कि सीधा कैंसिल कर देंगे हम तो इसकी रेंज ही एक्सीड कर जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या करना पड़ेगा, हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। किसे, एंगल को। एंगल को रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। 7 पाई बाय 6 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 6, यानी कि y की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स साइन माइनस साइन पाई बाय 6, माइनस साइन बाहर जाएगा, माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 6, ये दोनों कैंसल, यानी कि फाइनल आंसर इज -π/6। इज इट क्लियर? अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड है साइन इनवर्स साइन 35 किस इंटरवल में होना चाहिए इसमें। तो आप बताएं, अगर मैं डायरेक्ट कैंसिल कर दूं तो इस इंटरवल में जा सकते हैं क्या हम? नहीं जा सकते, तो इसे रिड्यूस करना होगा। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? 6 पाई माइनस पाई बाय 6, ठीक है। अब 6 पाई माइनस पाई बाय 6, इवन पाई माइनस थीटा, इवन पाई माइनस थीटा, यानी कि वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव साइन डायरेक्ट बाहर आता है,
यानी कि फाइनल जो वैल्यू है अगेन -π/6। बड़े ध्यान से ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है। थर्ड वैल्यू किसकी है? cos इनवर्स cos 5π/4। लेकिन ये cos इनवर्स की वैल्यू है तो दिस मस्ट बी इन 0 to π, दिस मस्ट बी इन 0 to π। तो ये आ जाएगा, क्या ये 0 से π में है? नहीं है। तो आप cos इनवर्स cos इसे आप लिखोगे 2π माइनस 3π/4। क्या ये 5π/4 लिखा हुआ है? 8 - 3 यस लिखा हुआ है। 2π माइनस थीटा यानी कि वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसे है? पॉजिटिव। तो इसे लिखा जा सकता है cos इनवर्स cos 3π/4 विच इज इक्वल्स टू, क्यों? क्योंकि एंगल 0 से π में अब आ गया है। एंड द फोर्थ साइन इनवर्स sin 3π/4। वैल्यू साइन इनवर्स की है यानी कि दिस मस्ट बी इन द इंटरवल -π/2 to π/2। ये इस इंटरवल में होना ही चाहिए। तो देखो है क्या? नहीं है। तो रिड्यूस करें हम π माइनस π/4। व्हाट इज साइन π/4? इट इज साइन π minus π/4 is sin π/4. This is equals to π/4. तो these are the values। और एक very important बात आपको बताता हूँ कि कभी भी साइन इनवर्स साइन थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा या tan इनवर्स tan थीटा, ये चीज़ कभी भी आए तो यानी कि दुख की बात है, रिडक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, रेंज का ध्यान रखना है। लेकिन कभी अगर ये एक्सप्रेशन आए खुश हो जाओ। क्यों? इसमें डायरेक्ट अगर x डोमेन में है हर जगह तो डायरेक्ट कैंसिल किया जा सकता है, बस शर्त एक्स डोमेन में होना चाहिए। यहाँ दिक्कत रहेगी, यहाँ ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो, इसे आप ईजिली सॉल्व कर सकते हो। किसे? इसे। यहाँ दिक्कत रहेगी। बोल सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12। वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन स्टार मार्क का। लेट fx equals to cot inverse 4x square plus 4x plus alpha square minus alpha be a function defined on R2 0 open to π/2 close. Find set of values of alpha if fx is on 2। This is the question। ठीक है? fx equals to this be a function defined on R from 0 to π/2। Find set of values of alpha if fx is on 2। If fx is on 2। Is it clear? अब इस क्वेश्चन में फंक्शन ऑन 2 है। फंक्शन ऑन 2 मीन्स रेंज हमें पता है। व्हाट इज रेंज? कोडोमेन। इस बात का ये मतलब हुआ कि हमें फंक्शन की वैल्यू पता है कि function is from 0 open to π/2 close. This implies value of cot inverse x square plus 4x plus alpha square minus alpha 0 से π/2 के बीच में होगा। इसका क्या मतलब हुआ? कॉट अप्लाई करना होगा। प्रिंसिपल ब्रांच में
ये प्रिंसिपल ब्रांच का ही सबसेट है। प्रिंसिपल ब्रांच के सबसेट में कोट डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि इनइक्वालिटी रिटेन नहीं रहेंगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। cot 0 is infinity. Now this is a quadratic whose value is from 0 to infinity, यानी कि एक क्वाड्रेटिक जिसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में है, उसे हम ये कह सकते हैं कि उस क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा ही होगा। अब ये मत सोचना कि इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी, नहीं, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट यानी कि ट्रू सेट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इज 0। If minimum value of this quadratic is 0, this implies graph must be like this. अब किसी क्वाड्रेटिक का ग्राफ अगर ऐसा हो तो उस क्वाड्रेटिक का जो d होगा, डिस्क्रिमिनेंट होगा, वो क्या होना चाहिए? 0। क्यों? बिकॉज टचिंग है तो d 0, या हम ये भी बोल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इज 0, यानी कि माइनस डी अपॉन 4a इज 0, माइनस डी अपॉन 4a इज 0 इंप्लाइज d 0। तो d 0 का मतलब कैलकुलेट करें आप, b स्क्वायर माइनस 4ac इज 0, यानी कि 4 कॉमन, इनफैक्ट माइनस 4 कॉमन, इट इज 16 b स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4 कॉमन तो ये बचेगा हमारे पास माइनस 4 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स 0। इज इट क्लियर? तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 8, यानी कि अल्फा की दो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस 2√2। कैलकुलेशन मिस्टेक, नॉट गुड। ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि इसकी वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी है, इसकी वैल्यू अगर 0 से इन्फिनिटी है तो इस बात का ये मतलब हुआ कि इसका d 0 होना चाहिए, बिकॉज पैराबोला इज टचिंग एक्स एक्सिस। पैराबोला टचिंग एक्स एक्सिस d 0 यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज 0। दिस इंप्लाइज 4 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज 0, यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 4 इज 0, यानी कि अल्फा की दो वैल्यूज हैं, 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 अपॉन 2। These two values are the complete values of alpha. अब यहां पर जरूरी नहीं है कि हमेशा आपसे पूछा जाए कि फ्रॉम इन दिस सेट फ्रॉम r टू 0 टू पाई बाय 2, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फ्रॉम r टू 0 टू 2 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 6। तो हम स्टार्ट ऐसे ही करेंगे, बस जब यहाँ 2 पाई बाय 3 होगा तो मिनिमम वैल्यू जो होगी हमारी वो 0 नहीं होगी, 0 के अलावा कुछ और होगी, √3 हो सकती है, 1/√3 हो सकती है, 1 हो सकती है, -1 हो सकती है। तो उस केस में हमें लिखना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इज √3, मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इज 1/√3, मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इज -1/√3। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? दिस क्वेश्चन इज मार्वलस, फैंटास्टिक क्वेश्चन, आपको आना चाहिए। ये 10 की टर्म्स में भी आ सकता है, ये सेट चेंज भी कर सकते हैं, आपको ही देखना है जब क्वेश्चन आएगा। Next question is question number 13. Find domain and range of fx equals to sin inverse pi upon mod sin inverse x minus pi by 2 plus sin inverse
x plus pi by 2. Domain and range. Very smart question. Domain and range, domain and range, domain and range. डोमेन में दिक्कत किस किस को है? साइन इनवर्स को है। और किसे दिक्कत है? बस इसी को दिक्कत है। डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ऑलराइट, एक काम करते हैं, फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कभी भी मोड आ जाए, GIF आ जाए, फ्रैक्शनल आ जाए तो हल्का सा सिंप्लीफाई करके देखो हमेशा क्वेश्चन को। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तुम्हें लग रहा होगा, सिंप्लीफाई तभी कर सकते हैं ना जब डिनोमिनेटर के बारे में हम श्योर हों कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल 0। हाँ, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज 2 मॉडुलस। अब तुम्हें लगेगा दोनों 0 हो गए तो एक साथ हो ही नहीं सकते दोनों 0। ये 0 हुआ तो इसका मतलब साइन इनवर्स x पाई बाय 2, तो ये पाई हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। कैसा? फैंटास्टिक क्वेश्चन। सुनो अब, बंटी ध्यान दे रहे हो? हाँ, गुड। इस केस में आप देखो साइन इनवर्स ये आ गया। साइन इनवर्स की रेंज -π/2 टू π/2 है, यानी कि दिस मस्ट बी नेगेटिव। दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स 0। और जो लेस देन इक्वल्स टू 0 है उसका मॉड ब्रेक होगा नेगेटिव साइन के साथ। और जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है उसका मॉड पॉजिटिव साइन के साथ। ये एंड ये कैंसिल हुए, यानी कि साइन इनवर्स पाई अपॉन पाई। इसका ये मतलब हुआ कि fx इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन और x पे कंडीशन वही जो साइन इनवर्स के लिए है कि -1 से x1 के बीच में, क्योंकि इनिशियल फंक्शन तो यही है ना, ये कंडीशन तो है ही। हम चेक कर रहे थे इसके अलावा और कोई कंडीशन लग सकती है क्या? नहीं, और कोई कंडीशन नहीं आई। इसका ये मतलब हुआ कि fx इज π/2 वेयर x -1 to 1, यानी कि व्हाट इज डोमेन ऑफ फंक्शन? इट इज -1 to 1। व्हाट इज रेंज ऑफ फंक्शन? Constant function. Range of this function is a singleton set. Singleton set, a set in which there is only one element. Look at the solution. अच्छे से इसे बिना कॉपी बिना देखे करना है। कॉपी करते हुए बिल्कुल नकल नहीं मारनी है, कॉपी बिना देखे करना है। ओके, नेक्स्ट। This is question number 14. Find number of solutions. Find number of solutions of equation cos inverse 1 minus x minus 2 cos inverse x equals to π/2। एक सजेशन मैं आपको दे रहा हूं, कान पे रख लो आप। सजेशन ये है कि अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कभी भी पूछा गया हो, तुम्हें लगे कि ग्राफ इनका पॉसिबल है, तो बेस्ट वे ड्रॉ ग्राफ। पर दिक्कत ये है कि किसका ग्राफ बनाए हम। एक काम करो, एक चीज पूरी राइट साइड पर ले जाओ, एक चीज पूरी लेफ्ट साइड पर ले जाओ। आपको ये दिख रहा होगा कि अगर कॉस इनवर्स राइट साइड गया तो ये आएगा। और एक गुरु मंत्र लिख लो यहां पर बगल में। इन एवरी इक्वेशन वेयर ITF is involved, not only equation, in every equation or in equation where ITF is involved, first step, check domain। गुरु मंत्र है ITF का। In every equation or in equation, if ITF is involved,
चेक डोमेन। आधे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, डोमेन चेक करोगे पता चलेगा 2 ही एलिमेंट हैं डोमेन में, 2 ही एलिमेंट हैं, यानी कि उन 2 एलिमेंट को ही तो वेरीफाई करना। तो पहला स्टेप क्या है, चेक डोमेन। बोलो सही है, गुड। इसमें भी यही करना होगा कि जो जो टर्म्स हैं हमारे पास उनका डोमेन चेक करना है, इसका डोमेन चेक करना है, इसका डोमेन चेक करना है। इसके अकॉर्डिंग 1 माइनस एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, यानी कि -2 से लेकर -x 0 के बीच में होगा। इसका यह मतलब हुआ कि x की वैल्यू 0 से 2। और इसका क्या डोमेन, इसका हमें पता चल ही रहा है कि इसका डोमेन है -1 to 1। इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो डोमेन में सिर्फ एंड सिर्फ जो x की वैल्यूज़ हैं वो 0 to 1 है, यानी कि जो भी सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन तभी मान्य होगा इफ सॉल्यूशन लाइज इन द इंटरवल 0 to 1। कीप दिस इन माइंड, गुरु मंत्र। ऑलराइट, अब देखो मैंने कहा था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हों तो सबसे पहले आप ये ज़रूर चेक करो कि क्या हम ग्राफिकली इसे सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो, ये y, किस किस का ग्राफ बनाना होगा, एक तो इसका और दूसरा π/2 माइनस कॉस इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स का। इसके ग्राफ की अगर हम बात करें तो आप बताओ, x की वैल्यू 0 to 1, जब x 0 होगा तो y क्या होगा, cos इनवर्स 0 इज π/2, y इज π। y इज π। इसके बाद जब x की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, जब x की वैल्यू 1 होगी तो y कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 1 0 0। तो हम कुछ ऐसा देख लेते हैं कि, और अगर हम इसका ग्राफ -1 to 1 बनाना चाहें तो -1 पे cos इनवर्स -1, cos इनवर्स -1 इज π। देयर इज सम मिस्टेक। इसका ग्राफ जब x 0 होगा तो y, जब x 0 होगा तो cos इनवर्स 0 इज π/2, यानी कि y इज -π। सॉरी, वही थोड़ी सी मिस्टेक, और यहाँ ऐसे, बोलो सही है। इसके बाद तो ग्राफ ऐसे हम बना लेते हैं, मतलब आप कॉनकेव अप बनाओ डाउन बनाओ, हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि रफ डायग्राम ही बनाना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का ही हमें सिर्फ पता करना है। इस केस में जब x 0 होगा तो y π/2, और जब x 1 होगा तो 0। यानी कि देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि दोनों के ग्राफ सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। वो भी कौन सा, ये। तो आंसर, व्हाट इज आंसर? आंसर इज क्लियर। इसमें ग्राफ कैसे बना ये मत सोचना आपकी ऐसे क्यों नहीं बनाए, जैसे मर्जी बनाओ आप। हम रफ डायग्राम बना रहे हैं और कहीं भी कॉन्केविटी से फ़र्क इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ये हमेशा नेगेटिव है और ये हमेशा पॉजिटिव है। अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी तो सॉल्यूशन एक ही जगह हो सकता है। ग्राफ बनाए तो दिख गया वो सॉल्यूशन कहाँ पर है। और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कभी भी कैलकुलेट करने हैं तो ग्राफिकल मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। ओके, अब देखो, इससे पहले हम अगले क्वेश्चंस पे जाएं
कुछ एक प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेते हैं ITF की, वेरी गुड प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है कन्वर्जन। ITF की खासियत ये है कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी भी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अगर फैमिली टू फैमिली कन्वर्ट करें हम, जैसे साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में, टेन इनवर्स को कोसेक इनवर्स में, तो एक्स कुछ भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर हम फैमिली कन्वर्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव के लिए तो सही है, पर नेगेटिव के लिए कंडीशंस लगेंगी। नेगेटिव के लिए हमें कॉमन सेंस यूज़ करनी होगी, ठीक है। कॉमन सेंस का टोकरा साथ में लेकर चलना होगा। कब? जब फैमिलीज चेंज होंगी। मान लो मैं साइन इनवर्स को कन्वर्ट करना चाहता हूँ कॉस इनवर्स में, तो एक्स पर कंडीशन लगेगी। अगर एक्स पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक्स नेगेटिव है तो कंडीशन लगेगी। सुनो आप ध्यान से, इफ x is from 0 to 1, sin inverse equals to cos inverse root 1 minus x square equals to tan inverse x upon root 1 minus x square equals to cot inverse. All right, these things are defined for 0 to pi only, because for 1 this is not defined, for 0 this is not defined. थोड़ा सा खिचड़ी बन रही है भाई। बोर्ड तो पूरा है ना, बोर्ड पूरा है तो ऐसा करते हैं, ठीक। अगर x 0 से बड़ा है, लेस देन 1 रहेगा, साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कोसेक इनवर्स x 1 अपॉन x एंड सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें एक चीज़ और क्लियर हो गई कि साइन, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन एक्स का रेसिप्रोकल कोसेक इन्वर्स होता है, लेकिन यहाँ साइन इन्वर्स एक्स को अगर आप कोसेक इन्वर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर केस में कोसेक 1 अपॉन कोसेक इन्वर्स नहीं बनेगा, कोसेक इन्वर्स सिर्फ इसका रेसिप्रोकल होगा। अब ये कैसे आया आप देखें। आपको कहा है, ये बात समझाई है कि ITF का मतलब वैल्यू ऑफ थीटा, और ITF का ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता है कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है उसे आप थीटा लेकर चलें और आगे बढ़ जाएं। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई साइन थीटा। थीटा पे कंडीशन दिख रही है कि अगर 0 से 1 के बीच में है तो थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी। इस पर्टिकुलर केस में ये मान लो x है, ये 1 है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ थीटा इज दिस, बट cos theta is root 1 minus x square implies theta is cos inverse root 1 minus x square। सही है। इसके बाद cos theta ठीक है। इसके बाद tan theta, tan theta की अगर हम बात करें तो tan theta है x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस बात का मतलब हुआ कि थीटा इज tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर जो चीज़ें हमें प्रूव करनी थी, ये थीटा था, थीटा पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट कॉट इनवर्स में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो व्हाट इज कॉट थीटा? व्हाट इज कॉट थीटा? कॉट थीटा इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
यानी कि थीटा इज कॉट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। सिमिलरली अगर आप सीकेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो भी कन्वर्ट कर लोगे, मतलब आपके पास ये रिजल्ट भी आ जाएगा एंड ये रिजल्ट भी आ जाएगा। एक रिजल्ट यहीं पर आपको बताते हैं कोसेक वाला। व्हाट इज कोसेक थीटा? कोसेक थीटा इज 1 अपॉन एक्स। तो व्हाट इज थीटा? थीटा इज कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। दिस इज थीटा। थीटा इज कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो आप इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स अगर थीटा है तो ये सारी चीज़ें सही हैं, और जब तक एक्स पॉजिटिव है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी फंक्शन को आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे tan इनवर्स एक्स की बात करें, अगर एक्स पॉजिटिव हो तो tan इनवर्स को किसी में कन्वर्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिक्कत कब आएगी? जब एक्स नेगेटिव है। इसमें मैं ऐसे सब कुछ नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ मैं बताऊंगा कि कब कब, मतलब आपको सिर्फ ये चीज़ मैं क्लियर करूंगा कि अगर कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हमें करना होगा, अगर हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना होगा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। देखो अगर x नेगेटिव है, ऑब्वियसली डोमेन के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। साइन इनवर्स x नेगेटिव यानी कि साइन इनवर्स x, यानी कि दिस एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। This angle is in fourth quadrant. All right? This angle is in fourth quadrant. अब अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है? नहीं, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और अगर मैं माइनस लगा दूं, अगर मैं इसके आगे माइनस भी लगा दूं, तो क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में है? यस, यस, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी कि ये होगा। बाकी आप एग्जाम्पल से ये चीज सोच सकते हो। एक्स